तो आईमैक्स जो था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करें, अब उनको भी अंदाजा हो गया कि जनाब इसराइल जो है वो एक हेजमॉन बनता जा रहा है और अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में पॉलिसी है उसका इंस्ट्रूमेंट है, बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है। और नेतन्याहू साहब जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा लिए फिरते हैं जेब में, वो कोई मजाक नहीं है, वो उनका एम्बिशन है, वो उनका डिजायर है। और उस नक्शे में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उन्होंने शामिल किया हुआ। तो चुनांचे इसलिए इनके लिए अब बहुत जरूरी है कि अब ये कुछ करें। जो कतर पे आज हुआ कल किसी और पे भी हो सकता है। तो दो बातें होंगी जी। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई जवाब जाना चाहिए उनकी तरफ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने सफारतकार अपने वापस बुलाए, ना किसी ने कोई तजारत रोकी, ना एयरलाइंस की कोई फ्लाइट्स रोकी, कुछ भी नहीं। कोई पैगाम इसराइल को ऐसा नहीं किया जिससे ये। एजाज चौधरी ने, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के मसले पर बाद में हम बात करेंगे। जो अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है कतर के अंदर, ये बताएगा कि आज भी 19 हमारे जवान शहीद हुए हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए। वो दहशतगर्दी जो कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में करवा रहा है, क्या कहेंगे? आज तो पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अल्फाज में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पैगाम दिया है कि आपको पाकिस्तान या खादियों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। तो ये किस तरह जा रहे हालात और अफगानिस्तान को क्या अब कोई फैसला कौन इकदाम नहीं उठाने पड़ेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत ने बदकिस्मती से इतने सालों में भी कुछ सीखा नहीं कि कैसे हमसायों के साथ रहना चाहता है। और वो हमसाया जो इनकी वजह से कई दहाइयों तक बदनाम रहा। हमारे लिए हम पे एक तोहमत लगती थी कि जनाब आप इनकी फैमिलीज इनको मेडिकल देते हैं, ये वो। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता था कि अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए। और जब वो हुआ तो इनके जो अतवार हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। और मैं समझता हूँ कि चीन ने भी कोशिश की, एक मई में एक मीटिंग की, चीन ने इनको समझाया कि देखो आप ये काम ना करो, दहशतगर्दी के लिए ना उनके पास स्पेस है ना पाकिस्तान के पास है, आप मत करें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ये लोग समझते नहीं है, बल्कि इनके बयानात बड़े अजीब से हैं और ये इस तरह का तासुर देते हैं कि जी ये आपका काम है उनको रोकना, हमारा तो हम जो करें सो करें, आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए इस तरह चलते नहीं हकम साइगी। और हमने मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त दे दिया है अफगानिस्तान को। लेकिन साथ ही साथ मैं इसका हामी रहा हूं कि इनके साथ चैनल्स बंद ना करें। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो ना करें। चैनल्स इनके साथ खुले रखें, दबाव डालें, चीन का भी दबाव डालें, पूरी जो इनके बाकी जितने हमसाए हैं उनका भी दबाव डालें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की जुबान समझते। बड़ी बदकिस्मती है तो वो ये समझते हैं, गलत फहमी है उनको कि हम अगस्त 2021 में बंदूक के जोर पर आए थे काबुल। वो बंदूक के जोर पर नहीं आए थे, वो उस वक्त अमेरिकी जाना चाह रहे थे वहां से और इसलिए वो चले गए। आज भी वो वहां पे मौजूद होते तो ये जंग जारी होती। तो वो जाना चाह रहे थे, उसको उनके वापस भेजने में भी पाकिस्तान का बड़ा अमल दखल था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं आप सियासी हल ढूंढे। और जब ये सब कुछ हो गया तो अब आप ये समझते हैं कि उसी बंदूक के जोर पर हम पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है। बड़ी ही मैं कहता हूँ इखलाकी लिहाज से और किसी सूझबूझ के लिहाज से ये कोई अच्छी इनकी पॉलिसी नहीं है जी तालिबान की। हालांकि रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी एफर्ट की है अफगानिस्तान को जो है तरक्की में, खुशहाली में और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है वो शेयर्ड जो ग्रोथ है उसके लिए जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो एंगेज किया अफगानिस्तान को, बड़ी उम्मीदें थी कि वो इस बात को समझेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह भी ऑफर की थी अफगानिस्तान की में जो तालिबान की गवर्नमेंट है कि हम आपको 7 अरब देते हैं, आप जो टीटीपी के लोग हैं उन्हें यहां से उठा के पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर कहीं इनकी आबादकारी कर दें, इनके वहां पे आप स्कूल बनाएं, इनके अस्पताल बनाएं, इनके मदारिस बनाएं, इनको वहां पे इनकी आबादकारी कर दें। लेकिन वो बात भी शायद नहीं उनके पल्ले पड़ी। नहीं समझिए ना जी, वही मैं आपको बताऊं कि उनके ऊपर एक जोम है, जो गलत जोम है कि हम बंदूक के जोर पे हर चीज करेंगे। पाकिस्तान के साथ इनके वैसे ही इतने तजारती, इक्तिसादी, तारीखी ताल्लुकात हैं। आपको प्यार मोहब्बत से ज्यादा फायदा है। टीटीपी ने आपको क्या देना है? ठीक है, मैं एक बात समझता हूं कि उनको ये खौफ है कि टीटीपी आईएस के ज्वाइन कर जाए है? लेकिन उसके कई रास्ते हैं। पाकिस्तान मदद करने को तैयार है, चीन मदद करने को तैयार है, उसके कई रास्ते हैं कि टीटीपी का। लेकिन ये क्या बात आपने की है कि आप बैठे ये पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा है। तो मुझे तो सच्ची बात है कि इनकी इन्हीं हरकत की वजह से
दुनिया का कोई मुल्क इनको रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है। ठीक, डील तो सारे कर रहे हैं ना, डील तो दुश्मन के साथ भी करना पड़ता है, लेकिन रिकग्नाइज कोई इसलिए नहीं कर रहा, कोई तस्लीम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इनकी हरकत ऐसी हैं, औरतों के हवाले से भी, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के हवाले से भी, और ये जो दहशतगर्दी में, और दोबारा बहुत बड़ा खतरा है कि ये एक बार फिर दहशतगर्दी की आमाजगाह बनता जा रहा है अफगानिस्तान। वहां ये सारे दोबारा दहशतगर्द वापस आ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि तालिबान की क्या पॉलिसी है और वो क्या करना चाहते हैं। ये उन्होंने कंफ्यूज कर दिया सारी दुनिया। एजाज साहब, एक तरफ तो कल जो मुस्लिम ममालिक के जो वज़ीर खारजा हैं उनका एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद परसों जो है अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, जिसमें इसराइल के मामले पर जो है फैसला कुन जो है डिस्कशन होगी और बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। क्या समझते हैं आप, सिर्फ मजम्मतों तक ये मामला महदूद रहेगा या अब की मर्तबा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ ठोस इक़दाम भी उठा सकेंगे? होना तो चाहिए जी। अब और कितना पानी अब सर तक तो आ गया। देखिए ना, ये तो बड़ा अरसा ये समझते रहे कि इसराइल ईरान को और ईरान इसराइल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमें तो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला मौजूद है हमारे लिए, हमें कोई फिक्र नहीं। हम तो अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, हम तो आईमैक्स जो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करें। अब उनको भी अंदाजा हो गया कि जनाब इसराइल जो है वो एक हेजमॉन बनता जा रहा है और अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में पॉलिसी है उसका इंस्ट्रूमेंट है, बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है। और नेतन्याहू साहब जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा लिए फिरते हैं जेब में, वो कोई मजाक नहीं है, वो उनका एम्बिशन है, वो उनका डिजायर है। और उस नक्शे में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उन्होंने शामिल किया हुआ। तो चुनांचे इसलिए इनके लिए अब बहुत जरूरी है कि अब ये कुछ करें। जो कतर पे आज हुआ कल किसी और पे भी हो सकता है। तो दो बातें होंगी जी। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई जवाब जाना चाहिए उनकी तरफ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने सफारतकार अपने वापस बुलाए, ना किसी ने कोई तजारत रोकी, ना एयरलाइंस की कोई फ्लाइट्स रोकी, कुछ भी नहीं। कोई पैगाम इसराइल को ऐसा नहीं किया जिससे ये लोग खफा हों। दूसरी बात यह है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब यहाँ पे भी सवाल उठेंगे कि क्या अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला काफी है, क्या हमें मशरिक की तरफ देखना चाहिए, शुमाल की तरफ देखना चाहिए, रूस हो सकता है, चीन हो सकता है, हम क्या करें। तो ये भी एक उनको वो आ रही है, जेहन में आ रही है। तो परसों का दिन जब समिट होगी और कल जब प्रेपरेशन होगी, ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर इन्होंने कोई अमली इकदाम किए और खाली मजम्मत पे इक्तफा ना किया, कोई अमली इकदाम किए किसी भी किस्म के, तो एक बड़ा जोरदार पैगाम इसराइल को जाएगा। सर, अमली पैगाम क्या हो सकते हैं? एक ऑप्शन जो डिस्कस किया गया था, जो जेर गौर थी तजवीज़, वो था जी उनका मुआशी या उनके साथ तजारती बाइकआउट किया जाए। तो जो टोटल जो तजारत है जो इसराइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 66 अरब डॉलर में से, तो टोटल जो मुस्लिम ममालिक के साथ 3 की अगर हम बात करें तो मिस्र के साथ 2.25 अरब डॉलर की है, तुर्की में जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1.73 अरब डॉलर की है, जबकि यूएई में 665 मिलियन डॉलर की है। ये तो कुछ भी नहीं है उनकी टोटल जो उनका ट्रेड वॉल्यूम है या फिर टोटल जो उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम है। ये कर भी दें बाइकआउट तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लगता है इससे हटके कुछ और करना पड़ेगा। जी देखिए ना, एक तो सिंबलिज्म भी तो होना चाहिए ना जी। अभी तक तो कुछ नहीं किया, मतलब कोई किसी किस्म का सवाए कागजी मजम्मतों के अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक तो यहां से इब्तिदा करें और दूसरे सफारत खाने जो हैं वो अपने सफीर वापस बुलाएं, अपने सफारत खानों सफारती ताल्लुकात भी कम करें, क्योंकि ये बड़ा अरसा लगा था ये सफारती ताल्लुकात बनने में। अब ये ढहेंगे तो फिर इनको एक इसराइल को पैगाम जाएगा। अब रह गया कि जी क्या ये एक कॉमन डिफेंस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, उसकी एक इब्तिदा कर सकते हैं। देखे ना, खाली कतर 14 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है दिफा पे। आपने शायद स्टैटिस्टिक्स जमा किए हो, पर मैंने सुना है कि तकरीबन इन सारी गल्फ रियासतों के 120 बिलियन डॉलर का कोई नेटो की तरफ से कोई इत्तेहाद भी बन सकता है ज्वाइंट डिफेंस के लिए? मेरा ख्याल है कि उस तरफ इनको जाना चाहिए, उस तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पैगाम जो है अधूरा रहेगा और उनको पैगाम जाना जरूरी है। अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है ये पैगाम, ताकि अमेरिका को भी एहसास होना चाहिए कि ये खिता मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कल को ये कहीं और चले जाएंगे। तो इस वजह से ये दोनों मुल्कों को पैगाम देने के लिए इनको ये तीनों कदम करने चाहिए, किसी ना किसी किस्म का डिफेंस पोस्चर भी करना चाहिए। सही। दूसरा सर ये बताएं कि अमेरिका क्या इजराइल को रोक सकता है या रोकना चाहेगा? चूंकि पहले भी अमेरिका ने खुद तो लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, जो पहला अटैक किया गया
उसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि हमें दोबारा जरूरत पड़ी हम फिर अटैक करेंगे, कतर के अंदर ही हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी जो बंदे बच के हैं दोबारा हम उन पर अटैक करेंगे। तो वो तो फिर भी कह रहे हैं दोबारा हमले की बात कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका रोक पाएगा आपकी बात? नहीं, अमेरिका उनके साथ है जी। जब वो ईरान पे भी इसराइल का हमला हो रहा था तो अमेरिका यही कह रहा था कि आप ना करें, इसराइल को कह रहे थे आप मत करें, और बाद में खुद उस पे हमले में शामिल हो गए, उन्होंने खुद हमला कर दिया। ऐसा ही है। ये कोई हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है, किसी लिहाज से भी इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता अगर अमेरिका साथ ना दे। अगर प्रैक्टिकली अमेरिका छोड़ दे और ये वाकई कहे कि जी अच्छा जी अब हम आपके साथ नहीं है, ये तीसरे दिन एकदम से घुटने टेक देंगे। इसलिए ऐसी बात नहीं है, अमेरिका उनके साथ रहेगा। अमेरिका को इसलिए फिक्र होनी चाहिए कि अब ये खित्ता उनके हाथ से फिसल रहा है और ये चला जाएगा इनके हाथ से अगर इन्होंने अपना रवैया ना बदला। और ये भी हो सकता है कि ये खित्ता अब ईरान के साथ भी एक कॉमन कॉज करे, ये अरब जो है ईरान के साथ जुड़कर, और ये जो पहले गेम अमेरिका खेलता रहा कि ईरान और का एक ड्रावा रखा इसराइल को, अरब मुल्कों को, और उन्होंने को मजबूर किया कि आप इतना असला खरीदे, इतना असला खरीद के बैठे हुए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अब ये वो भी मुझे मूवमेंट नजर आ रही है कि ईरान की तरफ भी इनके ज्यादा एडवांसेस होंगे। फाइनली सर ये बताइएगा कि यूएनजीए में कल जो वोट हुआ है रेजोल्यूशन पे, पर्टिकुलरली फलस्तीन के मामले पर, आपको लग रहा है कि इसकी कुछ सिग्निफिकेंस इसकी क्या है प्रैक्टिकली? अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तो इसकी सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा हो सकता है फलस्तीन की रियासत को या फलस्तीनियों को? देखिए, अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग करारदादें मौजूद हैं 70-80 साल से। जी हाँ, उनका तो कोई असर नहीं हुआ। अब यूएन जनरल असेंबली की एक करारदाद अगर आ जाती है तो ये तो पता चल जाता है कि दुनिया के अवाम जो है वो किधर खड़े हैं, यकीनन इधर खड़े हैं, लेकिन इसराइल परवाह थोड़ी कर रहा है इस बात। सही है। उन्होंने जो लिकुड पार्टी है 1978 से ये कह रही है कि हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं मंजूर, हम तो एक स्टेट होगी, वो इसराइल की स्टेट होगी। तो चुनाचे मैं नहीं समझता कि इस किस्म की करारदादों से कुछ ज्यादा इसराइल उसको ज्यादा लिफ्ट कराएगा या कोई बहुत अहमियत देगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।